जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। 6 से 7 सितंबर को होने वाला आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम। यदि आप एग्जाम के कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले या फिर कुछ क्षण पहले इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है ठीक उसी प्रकार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में इस जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, हिंदी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रहार बनेगा ये वीडियो। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारा पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी साथी कमेंट में देने का प्रयास करेंगे या फिर आप सभी साथी इसका आंसर गेस करेंगे और आप मुझे वीडियो के अंत में बताएंगे कि भाई आप मेरा स्कोर जो है ये इतने में से इतना रहा। बहुत अच्छी बात है साथियों, यदि आप ये करते हैं तो आपको एग्जाम में इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को देखिएगा कि कह रहा स्वतंत्र भारत की में किसी राज्य की प्रथम महिला जो है राज्यपाल कौन थी। साथियों इस समय जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे। मात्र हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के जो है 20-20 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिएगा, भाई कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी इसका डी सरोजिनी नायडू बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भैया प्रथम महिला राज्यपाल जब कभी आपसे पूछे, जो प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो आप सरोजिनी नायडू बताना। ऑप्शन डी फॉर अच्छा सा आंसर होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें कि भाई इनमें से नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति साथियों हैं। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं तो क्या है भाई, कौन सी थी प्रथम महिला राष्ट्रपति। तो आप 2 नंबर प्रश्न का यदि आप सभी साथी विद्या देवी भंडारी बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो भैया विद्या देवी भंडारी हैं। इस बात को ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने या फिर एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिले तो आप क्या बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर देखिएगा और बताइएगा। कह रहा साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। साथियों ये प्रश्न PYQ लेवल के हैं और PYQ प्रश्न इसमें रखे हुए हैं, तो हर एक प्रश्न आप ईमानदारी से देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा भाई खतरनाक साबित होता आया है और साबित होता है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ईमानदारी से स्कोर कार्ड पाना है तो भाई ईमानदारी से वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। चलिए तो भैया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आप यदि 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन डी बचेंद्री पाल बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो बचेंद्री पाल थी। ऑप्शन डी फॉर बचेंद्री पाल जो थी ये प्रथम भारतीय महिला थी, कहाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। ठीक है साथियों, चलिए डी फॉर दिल से सब्सक्राइब करो साथियों ईमानदारी से। साथियों कह रहा है कि 4 नंबर प्रश्न की विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। साथियों यहाँ पर पूछा है कि महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, वो भी विश्व की पूछा है, पूरे भारत की नहीं पूछा है, इस बात को ध्यान रखना। तो जब कभी आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थे ये भैया प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना कौन सा है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी एंजिल झरना बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों, कि भैया जो एंजिल झरना है ये दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। क्या एंजिल झरना, ऑप्शन डी फॉर अच्छा सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वो किसी कौन सी झील है भाई जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह सबसे बड़ी झील है साथियों। तो क्या आप बताएंगे, यदि आप सभी साथी ऑप्शन बी चिल्का झील बताते हैं, जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भाई चिल्का झील, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी है चिल्का झील। सब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब भी आप कहेंगे कि चिल्का झील। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा बिल्कुल सा आंसर होगा साथियों। चलिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। गर्म रेगिस्तान पूछे या फिर केवल रेगिस्तान पूछे, मरुस्थल पूछे, तो आप क्या बताएंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल कौन सा है या फिर गर्म रेगिस्तान कौन सा है। यदि 7 नंबर प्रश्न का आप सभी साथी ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान बताते हैं, ये भैया सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान होता है विश्व का, तो ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर होगा, बी फॉर बार बार इस वीडियो को जल्द से वॉच करो और हर एक वीडियो मेरी जाइए चैनल पे पड़ी हुई है, उन वीडियो को देखिएगा। बाद में बताना एग्जाम देने के बाद किसमें से कितने क्वेश्चन आपके कवर हुए। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपके यहीं से मिलेंगे। बस आपको अर्थे
वीडियो पर बने रहना है साथियों। मैंने क्या बताया कि आधा अधूरी ज्ञान और आधा अधूरा क्लास एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। बाकी बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है, तो कितने लोग भाई बड़ा इमामबाड़ा गए हैं, ये कहाँ है, तो भाई मैं कहूँगा लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है। और मैं तो भाई लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा जो है घूम आया हूँ। बाकी आप लोग गए हैं कि नहीं गए कॉमेंट में बताइएगा। बाकी हमारा एक ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए, तो यहाँ पर साथियों इस तरफ साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा पहला ही प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों। चलिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 5 जून बताते हैं, ऑप्शन डी लगाते हैं, तो मैं कहूँगा कि जल्दी से इन प्रश्नों को विदिन सेकंड में आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है, हर एक टिक लगाना है विदिन सेकंड में, ठीक है। चलिए, तो भैया जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 9 नंबर का ऑप्शन डी बिल्कुल जाएगा। डी फास्ट दिल से साथियों सब्सक्राइब कर दो बिना कहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, इनमें से कौन सा देश जो है ये सार्क साथियों सार्क का सदस्य नहीं है साथियों। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो आपको दिखाते हैं कि इनमें से कौन सा देश जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। क्या भाई जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन डी का यदि और बताइएगा क्या भैया 10 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन अफगानिस्तान बताते हैं, तो मैं कहूँगा ये भैया सार्क का सदस्य है। और ये भी नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन जो म्यांमार हमारा है ये भैया सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी हमारा इसका आंसर ए म्यांमार जाएगा, क्योंकि म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सभी एक सार्क के सदस्य हैं। और अपना भारत भी जो है ये एक सार्क का सदस्य है, इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस। यदि आप सभी साथी ऑप्शन बी नहीं होगा भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी 24 अक्टूबर बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो भैया विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी था इसका क्लियर सा बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कह रहा साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 12 नंबर प्रश्न का दाहिक बताते हैं, तो मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये दाहिक में स्थित है। ऑप्शन सी फॉर क्लियर सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। बहुत अच्छी बात है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, जो हमारा हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। ये आप 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी 14 सितंबर बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें साथियों, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे भाई भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो आप 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 24 दिसंबर बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है। बहुत अच्छी बात है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले साथियों कि विश्व साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे। जो विश्व साक्षरता दिवस है ये भैया 5 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी फॉर एकदम क्लियर सा आंसर जाएगा एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूं कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जब विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो आप क्या लगाएंगे। यदि आप सभी साथी ऑप्शन सी 11 जुलाई बताते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही होंगे साथियों। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाता है। ऑप्शन सी फॉर क्लियर आंसर होगा इसका भी, ठीक है। चलिए, क्या चाहते हो कि किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मनाया जाता है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, यदि आप 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 25 जनवरी बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि भैया राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस होता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न का
ऑप्शन ए हमारा क्लियर होगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर ले। कह रहा साथियों, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ साथियों, जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक परिसर में स्थित है साथियों। जो लौह स्तंभ साथियों है दिल्ली का, उसमें बिना जंग लगे अभी आज तक भी उसमें जंग नहीं लगी है, तो भाई किस ऐतिहासिक परिसर में खड़ा है। यदि आप कुतुब मीनार परिसर बताते हैं तो मैं कहूँगा कि यह आंसर बिल्कुल जाएगा सी के साथ क्लियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें अगले प्रश्न की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा भाई हम जूम कर देते हैं, यहाँ पर बात को अच्छे से दिख रहा होगा साथियों। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है साथियों, कुशीनगर जो है ये बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यह जो है ये कहाँ है तो बताइएगा। 19 नंबर प्रश्न का यदि आप सभी साथी ऑप्शन साथियों, यदि आप 19 नंबर का क्या बताते हैं तो क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी ऑप्शन डी रामभार स्तूप बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा। जो रामभार स्तूप है साथियों, ये कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ रामभू स्तूप है, इस बात को ध्यान रखना, रामभर स्तूप है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन डी फॉर इसका अच्छा सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें साथियों। जब 20 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछता है या फिर डायरेक्ट एग्जाम में ये प्रश्न वहाँ पर कवर होता है, तो आप क्या बताएंगे कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो है शीर्ष में जो है क्या है साथियों, ये कहाँ है तो मैं कहूँगा सारनाथ में भैया अशोक का स्तंभ है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में भैया अशोक का स्तंभ है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ जो शीर्ष है ये सारनाथ में एक स्तंभ पर था। बाकी हमारा 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो ऑप्शन डी जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें। 21 नंबर कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी। भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन थी। तो यदि आप 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सुषमा स्वराज बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा साथियों। जो 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाइए डी जाएगा। सुषमा स्वराज जो थी ये भारत की विदेशी महिला जो है मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी। ऑप्शन डी फॉर दिल से सब्सक्राइब करो साथियों, बहुत अच्छी बात। चलिए वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ साथियों। वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ। यदि आप 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो नागेंद्र सिंह थे भैया ये पहले भारतीय थे जो कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हुए। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की वो कौन थी, तो आप क्या बताएंगे। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है संतोष यादव बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की वो भैया संतोष यादव थी। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर जाएगा। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है किस ईस्वी में हुई, किस सन में हुई, तो आप क्या बताएंगे। भाई जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, WTO की स्थापना हुई, इस भाई ये कहाँ हुई, तो आप यदि 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 1905 बताते हैं तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही होंगे। जो 1905 में भैया WTO की स्थापना हुई थी, इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, संयुक्त राष्ट्र संगठन कब लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है ये कब लागू हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। जो संयुक्त राष्ट्र संगठन था ये भैया हमारा 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात कर लें। कहता किस वर्ष से भारत संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN का एक सदस्य बना साथियों। ये किस वर्ष से भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र का एक यानी कि UN का एक सदस्य बना। तो यदि आप 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 1945 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन है फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें अगले की ओर। यहाँ पर कह रहा साथियों दी स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक हैं साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि दी स्पिरिट ऑफ लॉस के लेखक कौन है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है मोंटेस्क्यू बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए प्रोमेथेउस बाउंड के लेखक कौन है साथियों। जब कभी कहे कि प्रोमेथेउस बाउंड के लेखक कौन है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी एसिलस बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले साथियों यहाँ से कि भाई जो हमारे
जो हमारे साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये उपन्यास, इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। ये भाई किसका उल्लेख है, तो आप इसमें भाई किसका उल्लेख है तो क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है सन्यासी का उल्लेख है भाई आनंद मठ में, ऑप्शन है फॉर अच्छा सा आंसर होगा। आनंद मठ किसका उपन्यास है, तो मैं कहूँगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। ऑप्शन साथियों हमारा ए फॉर बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, क्या इंदिरा गांधी खेल पुरस्कार रखा गया, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या अटल बिहारी वाजपेयी खेल पुरस्कार रखा गया, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि आप मेजर ध्यानचंद खेल जो है पुरस्कार बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका नाम बदल करके साथियों मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया गया। ऑप्शन सी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर होगा सी फॉर। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 31 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्रों में से लाल चक्र किस देश से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे। जो ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन चक्रों में से जो लाल चक्र है ये किस देश से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी अमेरिका बताते हैं तो मैं कहूँगा जो यूएसए है भाई इससे संबंधित है। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र हैं, लेकिन उसमें से जो लाल चक्र है हमारा है ये अमेरिका देश से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी कह रहा है कि आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो मैं कहूँगा आ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है ये हमारी जो है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ भाई किसकी आत्मकथा है, तो आप क्या बताएंगे साथियों। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ यदि आप सभी साथी इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी बताते हैं आ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की भैया आत्मकथा है। ऑप्शन सी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में कहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो मैं कहूँगा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मैंने इस पर एक पोल अपने चैनल पर डाला हुआ था, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। आपका 6 से 7 सितंबर को एग्जाम है, तो भाई 5 सितंबर को क्या है, 5 सितंबर को भाई टीचर डे है, तो टीचर डे को स्पेशल क्लास आएगी। यदि ये वीडियो आप टीचर्स डे के दिन देख रहे हैं तो भाई इसमें नहीं हो पाएगा, अगली वीडियो जाइए देख लीजिए, उसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए जो कभी आपके एग्जाम में पूछे कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि जो विश्व खुशहाली दिवस है ये साथियों कब मनाया जाता है। यदि आप 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी क्या बताएंगे, तो बताइएगा। 34 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है फारिश का अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, कब की गई, तो आप क्या बताएंगे। जो भारत में साथियों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, तो आप यदि 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी 1948 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। प्रणब मुखर्जी जो है इनको भाई भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका को भी भैया भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भैया जो दीनदयाल उपाध्याय हैं भैया इनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन सी फारिश का क्लियर आंसर जाएगा साथियों, बहुत अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन में बात करें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि जो नोबेल पुरस्कार हैं ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो भैया गणित के क्षेत्र में नहीं, यहाँ पर कहा है कि नहीं दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिए जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। विज्ञान क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, शांति क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन भाई ये हमारे गणित क्षेत्र में भैया नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। ऑप्शन हमारा जाएगा बी के साथ। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कि फ्रिंटियर गांधी किसे कहा जाता है साथियों। कह रहा साथियों कि फ्रिंटियर गांधी किसे कहा जाता है। यदि आप सभी साथी 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फर खान बताते हैं तो मैं कहूँगा जो फिडल गांधी है ये भैया खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। ऑप्शन बी फारिश का बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर ले। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जब कभी आपके एग्जाम में पूछे साथियों कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है साथियों। यदि आप 40 नंबर प्रश्न का सत्यार्थ प्रकाश बताते हैं जिसमें भैया स्वामी दयानंद जी के विचार जो हैं
वो सत्यार्थ पुस्तक में प्रकाशित है। ऑप्शन साथियों हमारा डी जाएगा। डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो साथियों बिना कहे। अब भाई हिंदी के क्वेश्चन कवर करेंगे जल्दी से, तो हिंदी के क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। कह रहा साथियों कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कह रहा साथियों कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। तो इसमें से कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे? यदि आप पहले नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी श्लेष अलंकार बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर पानी शब्द जो है ये 2 बार आया, जिसमें से 2 शब्द के अर्थ जो है अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है साथियों। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा था कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए में कौन सा अलंकार है? इस उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यदि आप इसका 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है श्लेष अलंकार बताते हैं तब भी आप सही होंगे साथियों। कि क्योंकि भाई मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए में हमारा श्लेष अलंकार है। ऑप्शन ए के साथ हमारा आंसर जाएगा साथियों। चलिए, कह रहा साथियों कि भाई बोरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सत्या थी, बाण की वायु उड़ाव के लक्ष्मण लक्ष्य करो आहे सत्य में पंक्ति में कौन सा रस है? तो यदि आप 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दौद रस बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए, जब कभी इस चौपाई में पूछ ले साथियों, यहाँ पर चौपाई नहीं है ये साथियों, तो यहाँ पर बताइएगा कि भाई जो हनुमान चालीसा की पहली ही है साथियों कि श्री गुरु चरण सरोज रच निजमल मुकुर सुधार, बरनहु रघुबल विमल जसु जो दायक फलचार। में छंद है, क्या छंद इसमें से कौन सा है? यदि आप सभी साथी हमारा दोहा छंद बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा। रामायण के पहले में जो दोहा है ये है भाई श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबल विमल जसु जो दायक फलचार। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए साथियों, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? साथियों जो उत्साह है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो आप कहेंगे कि बीज रस का स्थायी भाव है साथियों। यदि आपके मन में कोई उत्साह है किसी काम को लेकर, किसी काम को करने की शक्ति को लेकर, किसी को देखकर उत्साह आ रहा है, तो वहाँ पर भाई अपना जो है बीज रस होगा। इस बात को ध्यान रखना, उत्साह मतलब बीज रस, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, बहुत अच्छी बात है साथियों। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में साथियों, तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? साथियों चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैं कहूँगा कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन हमारा बी फॉर बढ़िया सा आंसर होगा। अंत में 2 दीर्घ होते हैं साथियों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कह रहा कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं कलन के, तेरी बरछी ने बर छीने हैं कलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी यमक अलंकार बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा है साथियों। 8 नंबर प्रश्न का राजा किस रस को श्रृंगार रस कहा, माफ कीजिए भाई, किस रस को रसों का राजा यानी कि रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि श्रृंगार रस को भैया रसराज कहा जाता है। या ऑप्शन ए फॉर इसका बढ़िया सा आंसर होगा। बीज रस साथियों नहीं होगा, श्रृंगार रस को भैया रसराज कहा जाता है। ऑप्शन साथियों हमारा ए फॉर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात साथियों। क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम, यहाँ पर देखिएगा साथियों। कह रहा है साथियों शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि शोक जो है ये किस रस का स्थायी भाव है, तो यार इसका क्या शांत रस का है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्या भैया करुण रस का है? मैं कहूँगा बिल्कुल भैया है करुण रस का जो है ये शोक जो है ये स्थायी भाव है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण रस की जो प्राप्ति होती है उसी को हम कहते हैं करुण रस। ऑप्शन हमारा बी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर साथियों हम बात कर लें दोहा में कितनी मात्राएं होती है? साथियों दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो क्या कहेंगे आप कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप क्या बताएंगे? यदि आप सभी साथी दोहा में बताते हैं कि 24 मात्राएं होती हैं तो मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल होती हैं। जब कभी कहे कि भैया नवल सुंदर श्याम शरीर की सरज नीरज सी कलकांत थी में कौन सा रस है? तो मैं कहूँगा कि भैया उपमा अलंकार। इसमें एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जा रही है। यहाँ पर भैया जहाँ प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष से की जाए वहाँ पर भैया उपमा अलंकार लगाना। ऑप्शन ए इसका बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? रसों को उद्दित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? यदि आप 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में विभाव बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होगा। भाव अनुभव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण रस को ही हम रस कहते हैं साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। यह सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपद निदाना पंक्ति में कौन सा रस है? तो मैं कहूँगा साथियों कि
13 नंबर प्रश्न का यदि आप सभी साथी शांत रह बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा। इसका भाव समझिएगा कि जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निराना में भाई शांत रस है। ऑप्शन डी श्री रामचरितमानस से ये जो है चौपाई ली गई है, बहुत अच्छी भाई है। चलिए भाई, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले है सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना, जो उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे। तो भैया ये 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन विभावना अलंकार बताते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होगा। जो बिनु पग चले है सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना में विभावना अलंकार है। ऑप्शन हमारा ए फार इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात साथियों, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आपके प्रहार करेगा डायरेक्ट एग्जाम में। चलिए, कवि बिहारी जो थे वो मुख्यतः किस रस के कवि थे। जो कवि बिहारी थे ये मुख्यतः जो है किस रस के कवि थे, तो आप क्या कहेंगे कि भैया श्रृंगार रस के कवि थे। बिहारी जो हमारे थे ये भैया बिहारी जो थे ये भैया श्रृंगार रस के कवि थे। ऑप्शन सी फार क्लियर आंसर होगा। सी फार कहो ना कि वीडियो अच्छी है। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। साथियों, भरत मुनि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू भरत मुनि के अनुसार भाई कितने रसों की संख्या है, तो आप क्या कहेंगे। यदि आप 16 के ऑप्शन में 8 रस बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा। 8 रस भैया है किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। बहुत अच्छी बात है साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में साथियों यहाँ से पूछेगा प्रश्न। अब थोड़ा सा हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेकर आए हैं, इन प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी देने का प्रयास करेंगे साथियों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है साथियों, तो आप क्या कहेंगे। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भाई हमारा बुध है, और बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बाकी पृथ्वी नहीं है भाई, ना ही चंद्रमा है। चंद्रमा तो एक पृथ्वी का उपग्रह है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी जो है बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। ऑप्शन हमारा ए फॉर अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए, जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है, तो आप क्या बताएंगे। आंतरिक ग्रह की जब कभी बात करें तो आप साथियों यदि आप मंगल ग्रह बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे। पार्थिव ग्रह कहे या आंतरिक ग्रह कहे हमारे सौरमंडल का, तो भैया मंगल ग्रह लगाना। ऑप्शन सी फार बिल्कुल क्लियर सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार से लगभग कितना है। चंद्रमा का जो आकार है ये पृथ्वी के आकार से कितना है, तो क्या कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, यदि आप ऑप्शन बी 1/4 भाग बताते हैं। 1/4 भाग जो है पृथ्वी के आकार का भाग लगभग चंद्रमा है, 1/4 भाग। ऑप्शन हमारा बी फार बढ़िया सा बिल्कुल सा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में कहे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यदि आप शुक्र ग्रह लगाते हैं सबसे चमकीला ग्रह, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और सुबह यानी कि मॉर्निंग स्टार यानी कि इवनिंग स्टार भाई भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए फॉर आंसर जाएगा बढ़िया सा। बहुत अच्छी बात साथियों। क्वेश्चन नंबर अब बात कर लें, यहाँ पर देखिएगा इस साइड में क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी तुम्हारी नीली ग्रह है ही। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है साथियों। क्वेश्चन नंबर अब बात करें साथियों अगले की। अगला नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि माउंट एटना जो है, माउंट एटना भाई जिसे यूरोप का सबसे ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यदि आप 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी हमारा डी बताते हैं, इटली बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो माउंट एटना है जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वो निम्नलिखित में से इटली देश में स्थित है। ऑप्शन डी फॉर दिल से सब्सक्राइब करो साथियों बिना कहे। बहुत अच्छी बात है साथियों। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपके हर एक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बताइएगा इसका आंसर। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या बताएंगे। क्या सिस्मोग्राफ या फिर सोनोग्राफ या फिर सिर्फ गोमोग्राफ। ठीक है, ये 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी हमारा बताते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लें। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो यदि आप सभी साथी इसका आंसर साथियों हमारा बताते हैं, 2 में रुकिएगा, यहाँ पर इस तरफ साइड ले आए। तो कह रहा साथियों कि मैक्सिको जो है, मैक्सिको की खाड़ी जो है बे ऑफ मैक्सिको साथियों, बे ऑफ मैक्सिको किसके द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ी है। जो मैक्सिको की खाड़ी है किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। तो आप यदि 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है
फ्लोरिडा जलसंधि बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। बहुत अच्छी बात साथियों। क्वेश्चन नंबर अब बात कर ले साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान से नहीं आता है, आंशिक यानी कि थोड़ा या पूर्ण रूप से भी सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, यदि आप तब भी 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है अल्जीरिया बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो अल्जीरिया है ये भैया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। ए फॉर अभी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए साथियों, आपको कुछ जो कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, जो कहाँ है, जो कजाइल कुम रेगिस्तान है ये कहाँ स्थित है, यदि आप 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे। उज्बेकिस्तान जो है ये भैया साथियों हमारा जो है ये कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। बहुत अच्छी बात साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं अगले की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में कहे साथियों कि भाई जो कहे साथियों कि भैया इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास मैदान नहीं साथियों, किस महाद्वीप में सवाना घास मैदान नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी यूरोप में बताते हैं, भाई यूरोप में भैया हमारा जो सवाना घास ऐसा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है जिसमें सवाना घास का मैदान नहीं है, बाकी अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है और अमेरिका में है। ऑप्शन हमारा बी पर बढ़िया सा आंसर जाएगा। बहुत अच्छी बात साथियों। क्वेश्चन नंबर अब बात कर ले हम 13 नंबर प्रश्न की। जब कहे कि थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, कौन सा कंट्री जाना जाता है, यदि आप तब भी इसका आंसर साथियों हमारा भूटान बताते हैं, तो मैं कहूँगा जो भारत का पड़ोसी देश है भूटान, उसको भैया थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले। कह रहा कि भारत में विश्व क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भारत का विश्व क्षेत्रफल के स्थान पर कौन सा स्थान मतलब कि आधार पर कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे 7वां साथियों। 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है हमारे पूरे विश्व भर में। तो जल्दी से बताइएगा कि क्या पहला है या दूसरा है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली पड़ा हुआ है, जल्दी से जाएं, जल्दी से बताएं, ठीक है। तो 15 नंबर कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है साथियों। जो कौन सी गैस है ये वातावरण का महत्तम भाग है, तो आप क्या बताएंगे। जो वातावरण का महत्तम भाग है साथियों वो भैया हमारा नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन सी फॉर इसका अच्छा सा आंसर आएगा। वायु का लगभग कितना भाग जो है ऑक्सीजन साथियों, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, तो आप क्या कहेंगे। यदि आप सभी साथी 1:5 बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें कि निम्न में से किस संकेंद्रित जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप क्या कहेंगे। आप यदि ऑप्शन पक्षी गवाने बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं, तो आप क्या कहेंगे। 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है पराबैंगनी तरंगें किरणें कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि भैया जो पराबैंगनी किरणें होती है ओजोन परत जो है इनको पृथ्वी पर आने से भाई रिफ्लेक्ट कर देता है, अवशोषित कर देता है, नहीं आने देता है, जिससे हमें त्वचा संबंधी रोग जो है नहीं होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर ले साथियों। यहाँ तो क्वेश्चन हमारे थे, बाकी आगे क्वेश्चन आगे और हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का आंसर, ये देखिए, ठीक है साथियों। इस प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा साथियों का है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो कृत्रिम वर्षा होती है उसके लिए जो क्या प्रयुक्त किया जाता है, भाई जैसे दिल्ली में है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो भाई यहाँ पर जो 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है सभी साथी सिल्वर आयोडाइड बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। सिल्वर आयोडाइड की प्रयुक्त में भाई कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ऑप्शन सी फॉर कहो ना की वीडियो अच्छी है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें भाई कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है और अब की बार भी पूछने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्या भाई मेथेन है। मैं कहूँगा कि जो मीथेन है ये भी भाई ग्रीन हाउस गैस है। साथियों जो मेथेन है हमारी ग्रीन हाउस है। O2 ऑक्सीजन भी है भाई और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन क्या CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बताइएगा कौन सी गैस नहीं है साथियों। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी O2 आते हैं। O2 आते हैं, तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन जो है हमारी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, लेकिन भैया हमारी जो O2 है ये भैया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी फॉर इसका अच्छा सा आंसर जाएगा जो हमारी O2 गैस है। ठीक, बहुत अच्छी बात साथियों। उम्मीद करता हूँ कि सभी आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि भाई ईमानदारी से सिलेक्शन लेना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया तहे दिल से शुक्रिया। और ये वीडियो आपके एग्जाम पर डायरेक्ट पढ़ाई करेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में बताना। जो मैंने अभी आपको प्रश्न पूछा है कि भैया भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला या दूसरा, कमेंट में फेंक के मारिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।